एक ऐसा भिखारी है जो दिन में जगह जगह जाकर भीख मांगता है और शाम को भीख का पैसा इकट्ठा करके उनसे पिज्जा जैसी चीजें खाता है। दरअसल इस भिखारी का नाम भानु है, जो कि आज सड़क पर भीख मांगने आया। लेकिन भानु देखता है तो एक आदमी अपनी कार में बैठकर मजे से पिज्जा खा रहा था। ये देखकर तो मानो भानु के मुंह में पानी आ जाता। लेकिन बेचारा भानु निराश होकर एक ऑटो वाले के पास भीख मांगने जाता है। लेकिन ऑटो वाला भिखारी को भीख देने से मना कर देता है और कहता है, दिन भर से बोहनी नहीं हुई, मैं तुझे भीख कहाँ से दे दूं। तब भिखारी कहता है, सोचो अगर आप जैसे हाथ पैर मेरे पास भी होते तो मैं भीख क्यों मांगता, कोई अच्छा सा काम कर लेता। तब ऑटो वाला भिखारी को कुछ पैसे दे देता है और तभी रोड पर से एक रैली निकल रही थी। ये देखकर भिखारी रैली में चला जाता है और अपने पैरों पर खड़ा होकर नाचने लगता है। यानी कि भानु के हाथ पैर सही सलामत होने पर भी वो भीख मांगता है। अब शाम को भानु भीख मांगने का काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक चिंटू नाम का बच्चा भानु को रोक कर कहता है, लगता है आज तो तुम्हारी अच्छी कमाई हुई है। तब भिखारी कहता है, अरे भीख मांगना कोई आसान काम नहीं है। फिर भानु अपने घर आ जाता है। लेकिन तभी एक पिज्जा वाला आता है जो कि कस्टमर को कॉल कर रहा था। तभी भिखारी कहता है, पिज्जा मैंने मंगाया है। मंगाता है और बड़े मजे से पिज्जा खाने लगता है। तभी बगल में बैठा हुआ बच्चा चिंटू भानु से एक स्लाइस पिज्जा मांगता है। लेकिन भिखारी चिंटू को पिज्जा का एक भी पीस नहीं देता है। फिर अगले दिन भिखारी भगवान के सामने प्रार्थना करता है कि लोगों को मेहनत करने की शक्ति देना ताकि मैं उनसे भीख मांग सकूं। और फिर भानु अपने मुंह पर केवले जैसा काला रंग लगाकर भीख मांगने वाला काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर भानु का पड़ोसी चिढ़ जाता है और अपने बेटे रतन से कहता है, ये भिखारी तैयारी तो ऐसे कर रहा है जैसे कहीं ऑफिस में जा रहा हो, इसलिए बेटा तुम पढ़ाई में खूब मन लगाना ताकि इस भिखारी जैसा ना बनना पड़े। ये सुनकर भिखारी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पड़ोसी से कहता है, तुमने पूरी जिंदगी मेहनत करके मेरा क्या उखाड़ लिया, आखिर हो तो तुम एक भिखारी के ही पड़ोसी। इसके बाद भिखारी हर बार की तरह अपने भीख मांगने वाले अड्डे पर जाकर लेट जाता है। वहीं पास में काम कर रहे मजदूर भिखारी को देखकर कहते हैं, हमने इससे कई बार कहा है कि जब तेरे हाथ पैर ठीक ठाक हैं तो तू मेहनत करके पैसे क्यों नहीं कमाता, लेकिन उसके बस का तो काम करना ही नहीं है। इस पर भिखारी मजदूरों से कहता है, तुम लोग सुबह से इस चौराहे पर खड़े होकर काम की भीख मांगते हो, तब जाकर तुम्हें शाम को कुछ पैसे मिलते हैं और मैं उतना पैसा भीख मांगकर आसानी से कमा लेता हूँ। तो तुम ही बताओ कि किसका काम बेहतर है। इसके बाद रात को भिखारी और चिंटू थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जहाँ भानु अपने पैसों से चिंटू को आइसक्रीम खिलाता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखनी है तो टिकट अपने पैसों से ही खरीदनी होगी। लेकिन चिंटू कहता है, मैं अपना पैसा मूवी देखने में वेस्ट नहीं करूंगा। तब भानु बोला, जब तुम छोटे थे तो मैंने तुम्हें कचरे के डिब्बे में से उठाया और तुम्हारी परवरिश की। अब जब तुम बड़े हो गए तो मुझे ही सही और गलत का पाठ बता रहे हो। यूं कहकर भानु अकेला ही थिएटर में फिल्म देखने के लिए चला जाता है और बेचारा चिंटू रात भर थिएटर के बाहर बैठा रहता है और रोते हुए भगवान से कहता है, मैं जब इतनी मेहनत करता हूँ तब मुझे जाकर कुछ पैसे मिलते हैं और भानु को कुछ देर ही भीख मांगने पर बहुत सारा पैसा मिल जाता है। इसीलिए भगवान कुछ ऐसा कर दो कि भानु को मेरे दाल चावल देखकर उसके मुंह में पानी आए। इसके बाद अगले दिन चिंटू के सोचने पर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि आज भिखारी को केवल 1 रुपया ही मिला था। तब चिंटू भिखारी से कहता है, मैं दाल चावल खरीदने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें दाल चावल चाहिए? लेकिन भिखारी कहता है, मैं और दाल चावल कभी नहीं खाऊंगा, चाहे भूखा ही रहूंगा। ये सुनकर चिंटू यहाँ से जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद चिंटू देखता है तो एक गाड़ी आकर भानु के पास रुकती है और उस गाड़ी में बैठा हुआ आदमी भिखारी से कहता है, आज हम कई भूखे लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। तब भिखारी उससे पूछता है, खाने में पिज्जा है क्या? तब गाड़ी वाला कहता है, हमारे खाने में पिज्जा से बेहतर चीजें हैं, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे। और भिखारी भी गाड़ी वाले के साथ गाड़ी में बैठकर खाना खाने के लिए चला जाता है और यहाँ बेचारा चिंटू इतना सा मुंह लेकर देखता रहता है। अब खाने वाली जगह पर पहुंचकर भिखारी देखता है तो सामने एक बहुत बड़ा महल बना हुआ था, लेकिन सभी भिखारियों को महल से दूर गार्डन में खाना खिलाया जा रहा था। तब भानु मन में सोचता है, काश ऐसे आलीशान महल में रहने का नसीब मुझे भी मिल जाए। इसके बाद सभी भिखारी भरपेट खाना खाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन भानु भिखारी यहाँ से जाने की वजह आलीशान महल में घुस जाता है, ये देखने के लिए कि जब महल बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। और यहाँ चिंटू टेलीफोन बूथ से भिखारी को फोन लगाने लगता है। तब भिखारी चिंटू का फोन उठाकर उसे सब कुछ बताता है, मैं एक बहुत बड़े महल के अंदर हूँ। ये सुनकर चिंटू कहता है, अरे तुम जल्दी वहाँ से आ जाओ, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो चोर समझकर बहुत मारेंगे। तभी महल में भिखारी की नजर एक रीना नाम की लड़की पर पड़ती है। ये देखकर भानु दुम दबाकर भागने लगता है, लेकिन सभी गेट तो लॉक थे। अब चिंटू भानु से कहता है, तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, शायद वहाँ पर कोई बालकनी होगी तो वहीं से तुम भाग जाना। जिसके बाद भानु सीढ़ी की मदद से ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी नजर एक हीरा नाम के आदमी पर पड़ती है और वहीं रीना भी आकर हीरा के साथ कॉफी पी रही थी। तब हीरा रीना से कहता है, ये इतना बड़ा महल है फिर भी तुम मेरे पास क्यों चिपकती हो? ये सब सुनने के बाद रीना हीरा से कुछ नहीं कहती है। तब भानु सोचता है, इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को धोखा दिया है। और यहाँ चिंटू भिखारी से कहता है, तुम जल्दी वापस आ जाओ। लेकिन भानु कहता है, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। और ये कहकर भिखारी चिंटू की कॉल कट कर देता है। इसके बाद भिखारी पूरे महल में जगह जगह पर घूमने लगता है और भानु को फ्रिज में जो खाने की चीज मिलती है वह उसे बड़े मजे से खाने लगता है। यहाँ तक कि भिखारी आज पहली बार बाथटब में भी नहाता है और बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर कोमल बिस्तर पर आराम से सोता है। और तभी भानु को सपने में अपनी पत्नी काजल के साथ बिताए हुए दिन याद आते हैं, जब भानु और काजल फुटपाथ पर सो रहे थे और भानु को जोरों से नींद आ रही थी। तब काजल भानु से पूछती है, आज तुमने मजदूरी पर कितना बोरी उठाया है? तब भानु कहता है, आज मैंने पूरी 258 बोरी उठाई है। इस पर काजल भानु से कहती है, तब तो तुम्हारी पीठ में दर्द हो रहा होगा, तुम पीछे घूमो, मैं मालिश कर देती हूँ। लेकिन भानु कहता है, मालिश की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ कुछ दिनों में तुम्हें एक आलीशान घर गिफ्ट करूंगा। और इतने में रात के 2:30 पर महल में भानु की नींद खुल जाती है। तब भानु देखता है तो हीरा दरवाजे में से झांक कर कुछ देख रहा था और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। तब भानु भी जाकर दरवाजे के पीछे देखता है तो रीना हीरा की लाश को कुछ कर रही थी।
और तभी भानु को हरि का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर भानु डर जाता है और जोर से चिल्ला देता है। उसकी चीख सुनकर रीना भी यहाँ आ जाती है और भिखारी को देखकर तो रीना भी डर जाती है। तब भानु अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। तभी भानु का पैर सीढ़ी पर से फिसलने के कारण वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन भानु को होश आता है तो वह रीना को एक मोटे आदमी के साथ देखता है, जिसे रीना कुछ बता रही थी। और वह आदमी भानु का फोन चेक करता है तो समझ जाता है कि उन भिखारियों में भानु भी यहाँ खाना खाने आया था। और तभी ये मोटा आदमी नोटिस करता है कि शायद भानु होश में आ गया है, लेकिन यहाँ भानु मरने की एक्टिंग करता है, जिससे मोटा आदमी एक कुल्हाड़ी लेकर भानु को मारने ही वाला था। इतने में भानु होश में आकर मोटे आदमी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे मत मारो। तब मोटा आदमी कहता है, अगर हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया और तुमने पुलिस वालों को हमारी सच्चाई बता दी तो हम फिर क्या करेंगे। लेकिन भानु कहता है, मैं आपके इस कारनामे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस आप मुझे मत मारना। तब मोटा आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं जो कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। इस पर रीना कहती है, ये भिखारी कुछ नहीं कर पाएगा। मोटा रीना से कहता है, आजकल भिखारी नकल करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और ये भिखारी हमारा काम अच्छे से कर देगा। और फिर ये लोग भिखारी को काम के बारे में समझाने लगते हैं कि ये इतना बड़ा महल एक राजा का हुआ करता था, जिनकी कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है और उनकी एक बेटी मंदाकिनी और एक नाजायज औलाद है। और राजा अपनी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में देने का प्लान बना रहे थे। और आज राजा की बेटी मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ यहाँ पर आने वाली है, तो तुम्हें उनके सामने राजा की नाजायज औलाद बनने की नकल करनी पड़ेगी। तब भिखारी कहता है, ये सब तो बाद की बात है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पीछे कोई आदमी नहीं दिख रहा। तब मोटा आदमी कहता है, अरे तुम तो अभी से ही बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो। लेकिन भिखारी एक्टिंग नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे असल में हरि का भूत दिखाई दे रहा था। इसके बाद मोटा आदमी और रीना भानु के बाल वगैरह काट के उसे भिखारी से एक अच्छा आदमी बना देते हैं। लेकिन भिखारी के गले में लटके हुए काले धागे को भानु किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता है। अब कुछ देर बाद मंदाकिनी अपने बेटे वरुण के साथ यहाँ पर आ जाती है और भिखारी को समझाने के लिए रीना ने भानु के कान में एक छोटा सा एयरफोन लगा दिया था, ताकि उसे रीना बता सके कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। अब मंदाकिनी भिखारी से कहती है, अगर तुम मेरे पिताजी की नाजायज औलाद हो तो तुमने अपने बचपन में 4 पासपोर्ट साइज फोटो बनवाई थी, तो बताओ इनमें से तुम्हारी असली फोटो कौन सी है। तभी हरि का भूत आकर कहता है, ये वाली फोटो मेरे बचपन की है। इसके बाद भिखारी हरि की बताई हुई सही फोटो पर उंगली रख देता है। फिर मंदाकिनी वरुण से कहती है, ठीक है बेटा, तुम पेपर्स पर साइन कर दो। दूसरी तरफ हरि का भूत पागलों की तरह चिल्ला रहा था, ये लोग तुझे पागल बना रहे हैं, पेपर पर साइन मत कर। लेकिन वरुण पेपर पर साइन कर देता है। और फिर हरि खुद भिखारी से कहता है, तुम इन लोगों का साथ कैसे दे सकते हो। लेकिन भिखारी हरि की बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर हरि अपने साथ जो हुआ वो भानु को बताने लगा है, इन लोगों ने मुझे पैसों का लालच देकर इस महल में ले आए और मेरा भी तुम्हारे जैसा मेकअप करके एक्टिंग करने लायक बना दिया। और जब मुझे इन लोगों के काम के बारे में पता चला तो मैंने ज्यादा पैसों की मांग की, जिससे इन लोगों ने मुझे उसी रात खत्म कर दिया। ये सुनकर भिखारी घबरा जाता है और मंदाकिनी के सामने कहता है, मैं तो एक मामूली सा भिखारी हूँ, लेकिन इन लोगों ने मुझे पकड़कर राजा की नाजायज औलाद बना दिया। तब मंदाकिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भानु को चप्पलों से पीटने लगती है और रीना से कहती है, अच्छा हुआ कि इसमें सभी लोगों के सामने मुंह नहीं खोला। तब भिखारी को पता चलता है कि मंदाकिनी ही रीना की माँ है और ये सभी लोग मिले हैं। इसके बाद मोटा आदमी भिखारी से कहता है, यहाँ तो तूने मुंह खोल दिया और अब जो असल में इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं वो आने वाले हैं। अगर तूने उनके सामने मुंह खोला तो अपनी जान से चला जाएगा। इसके बाद रात को राजा के सभी वारिस इकट्ठे होते हैं और मोटा आदमी लोगों से कहता है, आप सभी लोगों को 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे। अब सभी लोग भिखारी की जान के दुश्मन बन जाते हैं और यहाँ केवल हरि ही है जो भिखारी को बार बार बचा रहा है। दूसरी तरफ वरुण मोटे आदमी का गला पकड़कर कहता है, अरे लालची आदमी, तू हमें धोखा दे रहा था। तब मोटा आदमी वरुण से माफी मांगता है और उसके साथ भिखारी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं भिखारी छुपते हुए एक वासु नाम की लड़की के कमरे में चला जाता है। वासु मन की सच्ची और अच्छी लड़की है। भिखारी वासु से कहता है, प्लीज मुझे इन लोगों से बचा लो, ये लोग 15% के पीछे मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। तब वासु कहती है, पहले तुम मुझे कोई ऐसी बात बताओ जिसका तुम्हें अफसोस हुआ हो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद भिखारी बताता है, बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप की डेथ हो चुकी थी और फिर मेरी मुलाकात एक काजल नाम की लड़की से होती है और हम लोग एक साथ ही पले बड़े हुए थे, जिससे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। यहाँ तक कि हमें एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन किसी बीमारी के चलते काजल की डेथ हो गई। इसलिए मैंने अपने बेटे चिंटू को अभी तक बता रखा है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, ताकि मैं मर जाऊँ तो चिंटू को कभी अफसोस ना हो। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं चिंटू को बता दूं कि मैं ही तुम्हारा असली बाप भानु हूँ। ये सुनकर वासु थोड़ी भावुक हो जाती है और भिखारी की हेल्प करने के लिए उसे एक प्लान बताने लगती है। अब भिखारी की बातें सुनकर वासु को उस पर तरस आ जाता है और वासु भिखारी से कहती है, अगर तुम्हें यहाँ से भागना है तो एक ही रास्ता है, मैं यहाँ से सैंडर फेंक दूंगी ताकि सभी लोग आवाज सुनकर मेरे पास इकट्ठे हो जाएं और फिर मैं तुम्हें एक व्हील बॉक्स में डालकर अपने गैराज में ले जाऊंगी। वहाँ से तुम मेरे दादाजी की कार से भाग जाना। दूसरी तरफ कुबेर एक भाला लेकर पर्दे की तरफ फेंकता है। वही भाला मंदाकिनी और उसकी बेटी रीना को लगने वाला था, तो वो कुबेर से कहती है, तू पागल हो गया है क्या। तब कुबेर कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, तुम पीछे मुड़कर पर्दे की तरफ देखो। मैंने नाजायज औलाद को मार दिया, लेकिन फिर जैसे ही पर्दे को हटाया जाता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं और मंदाकिनी तो इतनी जोर से चिल्लाती है कि यहाँ वासु सैंडर फेंकती है तो उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। और फिर पता चलता है कि पर्दे के पीछे मंदाकिनी का बड़ा बेटा वरुण था, जिसे कि कुबेर ने भाला फेंकर खत्म कर दिया। तभी यहाँ पर इन लोगों का बड़ा भाई रुद्र आ जाता है, जो कि इन लोगों से कहता है, शायद वरुण की मौत कुछ देर पहले हो चुकी थी, क्योंकि उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। इतने में यहाँ पर वही मोटा आदमी आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है, अरे वरुण को किसने मार दिया है, लगता है वो भिखारी बहुत खतरनाक है, हमें उससे बचकर रहना चाहिए। इस फोटो के लिए सब्सक्राइब करें।